नमस्कार, मैं डायटीशियन दीपिका ए भाटिया। काफ़ी दिनों से आपके साथ हूँ और कैंसर रिकवरी गाइडेंस के ऊपर सीरीज़ बना रही हूँ। मैं नहीं जानती कि कितने लोगों ने इस चीज़ को शेयर करा और कितने लोगों ने नहीं। बट अगर शेयर करेंगे तो 100% है उसको फ़ायदा ही होगा। कैंसर रिकवरी पर जिस तरीके की मैं बात बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे इस चीज़ से। पहले तो मैं इससे लड़ी और उसके बाद मेरे को बहुत टाइम हो गया इस पर काम करते हुए। दैट्स वाई मैं उस एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। डॉक्टर्स आपकी बहुत अच्छी गाइडेंस ज़रूर देते हैं, लेकिन उनको कैंसर के लिए खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जो मेरा खुद का जर्नी है वही मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 3 साल तक जब आपको डायग्नोज नहीं होता और आप सिर्फ कुछ पानी पर या चिप्स पर जो आपको अच्छा लगता है वही आप खाते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लगने लग जाता है कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा और मैं किस तरीके से ज़िंदा रहूँगा। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि मैम इसके रीजंस तो आपने बता दिए, टेस्ट भी बता दिए, लेकिन सिम्टम्स थोड़े से और बताइए। तो मैं इसीलिए थोड़ी सी अपनी जर्नी के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरी जर्नी के अंदर मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकती थी। इवन मुझसे लास्ट मोमेंट तक तो पानी भी नहीं पिया जाता था। और पहले ज़्यादातर मैं पानी और चिप्स मुझे सिर्फ अच्छे लगते थे, क्योंकि अगर घर में पनीर बन जाता था या मैं ही बनाती थी तो वो भी नहीं अच्छा लगता था। जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी मैं वो भी नहीं खाती थी, क्योंकि मैं बड़ी हैरान थी इस चीज़ पर कि मेरा जैसा पर्सन जो बहुत एक्टिव रहता है और खूब खाने पीने में खुशी महसूस करता है, तो वो कैसे इन चीज़ों के बिना रह रहा है। मैं बोलती थी कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आता था। तो दैट्स वाई ये रीज़न था कि बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन एम्स के डॉक्टर ने बोला कि आपको अमीबाज हैं पेट के अंदर। कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि कुछ नहीं, आपको थैलोसीमिया है, बिकॉज मेरा जो सिम्टम सबसे पहले आया था वो अनीमिया का आया था। अब मेरे पास काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जिनका मैं डायग्नोज जब करना शुरू करवाती हूँ या जब भी मैं उनका डाइट शुरू करती हूँ, तो सबसे पहले उनके टेस्ट वगैरह सब और अगर उनको नहीं भी समझ में आ रहा कि हमें क्या हुआ है, तो इस तरीके के टेस्ट मैं करवा लेती हूँ जिससे मुझे वो जजमेंट हो जाती है कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। तो आपका न्यूट्रिशन पार्ट जो है वो बहुत इसके अंदर एक कारगर होता है, क्योंकि जब हम सही न्यूट्रिशन लेते रहते हैं पूरा टाइम, हमें पहली बात तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। लेकिन अब सब लोग तो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते, या सब लोगों के पास वो सब चीज़ें तो नहीं होती। जितने गरीब लोग हैं आपने देखा होगा, बहुत पुअर फैमिलीज के, वो ज़्यादा बनानास खाते हैं या ज़्यादा रोटी पर जोर देते हैं। लेकिन अगर हम उनको बोलें कि आप इतना काम करते हो, इतना वर्क करते हो, तो आप इस तरीके के फ्रूट्स खाओ, तो जितने रुपए का शायद केला है उतने के ही वो संतरे भी ला सकता है, उनको अगर सही गाइडेंस हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मिडिल क्लास में है या अपर मिडिल क्लास में है या जब बहुत ज़्यादा रिच है, उन्हीं लोगों को कैंसर हो सकता है, गरीब लोगों को कैंसर नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, उन लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, कैंसर के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत सोसाइटीज़ में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि गांजा और तंबाकू। तंबाकू जो है वो पूरा आपके मसूड़ों को, क्या यहाँ पर, क्योंकि ये जर्दा भी खाते हैं, तो ये यहाँ रख कर काफ़ी देर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं बॉडी के अंदर। और जो है इतना ही पार्ट जो है डॉक्टर्स निकाल देते हैं, क्योंकि उसको आगे वो फैलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे इस तरीके के रीजंस हैं हमारे
पूरे इंडिया में ही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच लोगों को ही कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी को, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स हैं और इन लोगों को तो खाना जो है प्रॉपर मिलता ही नहीं है, बस ये वर्क बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, इसलिए कम बीमार पड़ते हैं। हमारे जितने रिच फैमिलीज के लोग हैं, ये लोग मेड्स के ऊपर रहते हैं, काम कम करते हैं और इसी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है जब वो वर्कआउट नहीं करते या काम नहीं करते। तो इस वजह से स्लो हो जाता है और स्लो होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर वो जिम जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज, इस टाइम तो बहुत मुश्किल है सब चीज़ें कोविड के दौरान। लेकिन अगर कोविड के दौरान भी किसी को खुद को मेंटली सही रखना है या फिजिकली ठीक रखना है तो उसको घर में बैठकर भी योगा कर सकता है या कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम भी फिट हैं, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे डाइट भी कर रहे हैं, बहुत सारा सही न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और बहुत सारे गलत फलत भी ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो हेल्दी ईटिंग इज मस्ट। आगे मैं बात करना चाहूँगी सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? मेरे साथ एक पिन की तरह मुझे पेन होना शुरू हुआ था राइट साइड में, मगर मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज मेरे को लगा कि कुछ नहीं है, हल्का फुल्का पेन है, हो सकता है ये जो पेन है वो यूट्रस का हो या कोई और चीज़ हो। तो मैं गर्म पानी की बॉटल रखकर रात को सो जाती थी, लेकिन वो जब पेन बहुत ज़्यादा हो गया तब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि आपको अनीमिया है, आप मेडिसिन लो। कुछ डॉक्टर्स ने बोला आपको डिप्रेशन है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। देन 1 साल बाद कोलोनोस्कोपी हुई, एंडोस्कोपी हुई और एंडोस्कोपी में तो कुछ निकला नहीं। तो इस तरीके के कई टेस्ट हुए, सीटी हुआ, बहुत कुछ हुआ। सीटी और कोलोनोस्कोपी के दौरान मेरे को पता चला कि मेरे को कैंसर है। तो साइंस क्या थे मेरे? वो थे वॉमिट्स, और किसी की भी इस तरीके के साइंस हो सकते हैं। वॉमिट्स हो सकती हैं, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, और सबसे बड़ा सिम्टम साइन होता है आपका जब आप एक्सेसिव वेट लॉस करने लग जाते हो। अगर आपका एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, दोनों में से कुछ भी हो रहा है। कैंसर में वेट गेन नहीं होता, लेकिन कई बीमारियों में वेट गेन होता है, जैसे थायराइड में वेट लॉस भी होता है, हाइपर थायराइड में वेट लॉस होता है, हाइपोथायराइड में वेट गेन होता है। तो अगर कैंसर है बॉडी के अंदर तो एक्सेसिव वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप कुछ खा नहीं पाएंगे, आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे और खाना चाहेंगे तो भी नहीं खा पाएंगे। और अगर यही स्टमक के अंदर है तो आपको एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जब कैंसर होता है। और स्टूल के अंदर भी ब्लड आना शुरू हो जाता है या वॉमिट के अंदर ब्लड के स्पॉट्स आते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपके मूड स्विंग्स तो इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमने करना क्या है। एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, और आपकी मसल्स भी जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद मेरे पास कोई चारा नहीं है, जीने के लिए कुछ है ही नहीं है। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप खा पी नहीं सकते, तो आपको सब चीज़ें बेकार लगती हैं। घूमना फिरना, जहाँ भी आपको जाना है, वो सब चीज़ें बेकार लगती हैं। तो हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में भी हम सिर्फ हेल्थ पे ही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान कोई बाहर नहीं निकल रहा। अब अपने ऊपर ही खर्चा कर रहे हैं सब लोग। पहले सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी थी, वहाँ जाना है, ये कपड़े खरीदने हैं, वो करने हैं। लेकिन आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। सब लोग अपने घर के अंदर हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, 50% जो हैं वो कुछ अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। अभी भी वो उन्हीं मिथ्स के अंदर जी रहे हैं। तो ये थे सिम्टम्स। अब मैं बताऊंगी कि अगर कैंसर हो जाता है, देखिए हर कोई मेडिकल पढ़ा नहीं होता या हर कोई डॉक्टरी पढ़ा नहीं होता। तो कोई भी जब एक नॉर्मल पर्सन भी अगर हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर जब उसे बोलता है कि आपको कैंसर है या आपको सर्जरी करानी पड़ेगी या पहले कीमो होगी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गॉल ब्लैडर में हो गया या लिवर में हो गया, तो पहले कीमो होती है, देन उसके बाद सर्जरी होती है अगर उनको ज़रूरत लगती है। और कई ऐसे
ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पहले वो सर्जरी करते हैं, देन कीमो करते हैं। और ये आपकी बॉडी के पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है किस तरीके की बॉडी के पार्ट के ऊपर कैंसर आया है और कितना है, कितना एग्रेसिव है। जैसे कि मेरी स्लाइड्स ली गई थी बायोप्सी के दौरान, जब मैंने आपको टेस्ट का भी बताया था कि बायोप्सी होती है, तो बायोप्सी के दौरान टेस्ट जो लिया गया था उसके अंदर इट वाज एडिनोकार्सिनोमा। तो ये भी एक एग्रेसिव कैंसर होता है जिसके अंदर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सर्जरी करनी पड़ती है। और ये लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं इसके दौरान कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए। अगर आप बायोप्सी नहीं कराएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैंसर है। इसकी रिपोर्ट आने में कई बार 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन आप बायोप्सी ज़रूर कराइए, क्योंकि बायोप्सी के दौरान ही आपको पता लग सकता है। हो सकता है वो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है वो कोई कार्सिनोमा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है बायोप्सी का लेना। तो मेरा जब बायोप्सी हुआ तो आफ्टर 2 डेज़ उन्होंने क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे अभी मर ही जाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने टेस्ट भी जल्दी करवाए, सारी चीज़ें जल्दी करवाई ताकि हम इनको बचा पाएँ। बिकॉज़ जिस स्टेज में मैं गई थी उस स्टेज में अगर कोई और जाता तो शायद वो नहीं बच पाता, बिकॉज़ मुझे थोड़ी-सी उस टाइम हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो चला गया था। 5 दिन से मेरे पेट के अंदर बिल्कुल पानी तक नहीं गया था। हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद वो छुट्टी कर देते थे। 2 दिन मैं इमरजेंसी में रहती थी, मेरा पेन कम हो जाता था, तो वो बोलते थे कि ठीक है, अब आपका पेन कम हो गया, आप चलिए। तो इसी तरीके से रिपीटेडली मेरे को 5 दिन हो गए थे आते-जाते हॉस्पिटल में। देन उन्होंने मेरा, जब इमरजेंसी में मैं दोबारा गई तो वो मेरा कोलोनोस्कोपी करा, कोलोनोस्कोपी और सिटी स्कैन के अंदर वो सारी रिपोर्ट्स आ गई और लिम्फ नोड्स निकल आए। तो मैं आप लोगों को इसीलिए अवेयर करना चाहती हूँ कि उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों के पास मैं हूँ। और अगर आप कोई भी इस टाइम वीडियो देख रहा हो तो वो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करे, ताकि जो बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं वो बच जाएं। तो इस तरीके का मेरा सफ़र था। और मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए जब रिपोर्ट आई बायोप्सी की और मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम से बाहर निकली तो मैंने उस चीज़ को पढ़ लिया था कि मेरे को सीए है, क्योंकि जब लिखा होता है तो उस पर सीए लिखा होता है। तो वो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने सब ने मेरे से छुपा लिया कि आपको कुछ नहीं है, आपको ट्यूमर है, जस्ट आपको सर्जरी होगा और देन कीमो होगी। तो लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपको डॉक्टर ने क्लियर बता दिया है आपका सर्जरी होना है, या आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो आप अपना उस टाइम सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिकॉज अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप लड़ेंगे ही नहीं तो कैसे विजय पा पाएंगे उस पर। और पहले ही हिम्मत हार जाएंगे कि हाँ कैंसर हो गया, अब मैं बचूंगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर हो गया तो आप बचेंगे नहीं। कैंसर की लास्ट स्टेज तक आप बच सकते हैं, बट शर्त है कि आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए और कौन से ऑर्गन में है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे ऑर्गन में चला गया, 4 स्टेज हो गई है और पूरी बॉडी को ही इन्फेक्टेड हो गई है, तो उसके बाद कोई चांसेस नहीं होते। इवन ब्लड कैंसर में भी अगर आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा लिया तो आपके बचने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया और बहुत देर तक कीमो ही चलती रही, कीमो के दौरान इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो क्या होगा, इम्यूनिटी वीक होने के बाद कभी भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता। तो जो होना है वो आपको इमीडिएट आपको एक तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये डिसीजन हमने लेना है। तो दैट्स वाई मैं अवेयर करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप अगर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो पूरे टेस्ट और पूरा सब कुछ करवा के आइए और पूरी तैयारी के साथ जाइए, ताकि अगर आपको कैंसर है आप उस चीज़ के लिए मेंटली भी प्रिपेयर हो कि हाँ मुझे कैंसर हो गया तो मैं बचूंगी। देखिए आपकी पूरी फैमिली होती है पीछे, एक इंसान पता नहीं कितने लोगों के साथ बंधा हुआ होता है। तो सबसे पहले अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने हस्बैंड का चेहरा देखिए कि ये मेरे बिना क्या करेंगे या मेरी फैमिली मेरे बिना क्या करेगी। जीते तो सब हैं,
लेकिन आपके बिना शायद वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। तो बस इतना ही सोच के, क्यों, क्योंकि मेरे फादर जब गए थे तो शायद मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं शायद बहुत अकेला पड़ गई हूँ। तो आज तक उनकी कमी महसूस होती है, तो वो कमी आप कभी भी अपने साथ महसूस मत होने दीजिए और आप उस चीज़ से लड़िए। लड़ने का ही नाम ज़िंदगी है। कम से कम आप ये तो कह पाएंगे कि हाँ, हम लड़े थे और लड़ने में कुछ नहीं है। आपको क्या, कितना पेन होगा, उस पेन से ज़्यादा पेन तो नहीं होगा। जब आप ठीक हो जाएंगे, आप वापस उसी लाइफ में आएंगे, तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे। तो मेरा मानना यही है कि हमेशा अपने आप को आगे की तरफ देखिए कि मैं कितनी अच्छी होंगी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, या मैं कितना अच्छा होऊंगा जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो मैं वही बात करती हूँ कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़िए, अपने आप को इमोशनल ज़रूर हों, लेकिन इतने इमोशनल ना हो कि आप अंदर से टूट जाएं। तो टूटना नहीं है, जोड़ना है। टूटने से सब कुछ टूट जाएगा और जोड़ने से सब जुड़ जाएगा। जब आप अपने मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सब चीज़ों को जोड़ लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि कैंसर को फोबिया मत बनाइए, डर मत बनाइए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जब हम किसी भी चीज़ से डरने लग जाते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स भी वैसा ही काम करने लग जाते हैं। यानी कि अगर हम डर गए, मान लिया आज हम कोविड से ही बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि कोविड हो गया तो मर जाएंगे, कोविड हो गया तो मर जाएंगे। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन हाँ, प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस चीज़ से डरने लग जाते हैं वो चीज़ आ जाती है, इसलिए डरिए मत। हमारे हॉर्मोन्स बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स अलग तरीके से रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। तो बॉडी के केमिकल्स को समझिए, हमारे बॉडी के अंदर क्या केमिकल्स हैं, इन चीज़ों को समझिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से गाइडेंस लीजिए। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मेरा फ़ोन नंबर फेसबुक से ले सकते हैं, उसमें आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। बिकॉज़ अगर कैंसर सर्वाइवर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे देता है, आपकी फैमिली को मोटिवेशन दे देता है, तो आप उस चीज़ से बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे को जब वो चलना सीखता है तो हम उंगली पकड़ा देते हैं और वो बच्चा उस सहारे निकल जाता है और चलना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग करते हैं, हमारी एनजीओ यही काम करती है। आज मैंने सोचा था मैं हेल्थ ऑडिट के ऊपर काम करूंगी, हेल्थ ऑडिट के बारे में बताऊंगी, लेकिन बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि मैम सिम्टम्स बताइए और थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए। तो इसीलिए मैंने वो जर्नी आप लोगों से डिस्कस करी। तो मंडे को मैं फिर आपसे मिलूंगी, और अभी सैटरडे संडे आप मिलिए मोनिका वर्मानी जी से, जो कि खुद भी कैंसर सर्वाइवर हैं। वो आपको मोटिवेशन देंगी, इंस्पिरेशन देंगी कि किस तरीके से उन्होंने कैंसर से जीत पाई है। और कल और परसों 2 दिन साक्षी कसाना जी आएंगी आपके साथ इसी पेज पर, जो आपको वास्तु के कुछ टिप्स देंगी कि किस तरीके से आप थोड़ी सी रेमेडीज करके या थोड़े से घर में चेंजेस करके कैंसर से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो आप ज़रूर सुनिएगा, और आगे भी हम ऑन्कोलॉजिस्ट और बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे आपके लिए। और ये एक तरह का हम सोशल इवेंट कर रहे हैं आसिफ प्रयास के द्वारा और बीबी हेल्दी के द्वारा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिले। और ओरल कैंसर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, और आई कैंसर पे भी आपसे चर्चा करेंगे कि आइस को किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे स्पेशलिस्ट आएंगे। तो आप हमेशा इसको लाइक कीजिए, इस यूट्यूब के चैनल को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा काम कर सकें। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के काम करते रहें तो आप हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें। बिकॉज मैंने बहुत सारी सीरीज़ रेडी कर रखी हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के ऊपर मैं इस पर पूरी सीरीज़ बनाऊंगी, थायराइड पे सीरीज़ बनाऊंगी, पीसीओडी पे सीरीज़ बनाऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, तभी हम लोग और मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हेल्थ ऑडिट पर आपको मिलती हूँ 6 डे पे, मंडे को। तो आप
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।